कोशिका शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों कोशिका शब्द जो है वो सबसे पहले कौन दिए थे बताइए आप लोग? तो रॉबर्ट हुक दिए थे। कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्तों, कोशिका की खोज के बारे में बात करिए कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी कोशिका की खोज। अच्छा, अगला आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों स्वान और जो है स्लाइडेन, ये जो है कोशिका सिद्धांत दिए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी अभी हम लोग ऊपर बताए हैं, बताइए आप लोग कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? अगर कोशिका की खोज के बारे में बात करी जाए तो रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में, और कोशिका सिद्धांत जो है दोस्तों स्लाइडेन और स्वान दिए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो सी राइट आंसर होगा। अच्छा, सबसे बड़ी जो कोशिका है दोस्तों वो किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लोएम उत्तक मुख्यतः किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो जो फ्लोएम उत्तक है दोस्तों वो खाद्य या भोजन के लिए जो है क्या है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, वहीं बात करिए दोस्तों जाइलम, तो जाइलम पौधे में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और फ्लोएम पूछा जाए तो भोजन के लिए, खाद्य के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। पौधों में जल परिवहन के लिए डैश उत्तरदायी है? तो पौधे में जल परिवहन के लिए बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जाइलम, ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करते चलिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अच्छा, कई लोग अब इसको जो है लीवर या यकृत बोलेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों मानव शरीर के सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है, स्किन है, क्योंकि सर के नीचे से लेके और जो है बिल्कुल पाँव तक त्वचा ही है, सबसे बड़ा स्किन है। ठीक है, अगर वहीं बात करी जाए मेरे प्यारे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो स्टेपिज है, जो कि जांघ की कान की हड्डी है। ठीक है, और बात करी जाए यकृत, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। तो ये पूछ रहा है अंग, न कि ग्रंथि पूछ रहा है, तो अंग पूछेगा तो त्वचा होगा। अगर वहीं अगला क्वेश्चन ग्रंथि पूछ ले तो क्या होगा दोस्तों? यकृत होगा, यानी कि लीवर होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है? तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहे हैं मेरे लाडलो, तो यकृत होगा, लीवर होगा। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आहार नाल होता है, इसके बाहरी परत को जो है वो शिरोशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शिरोशा कहा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, आहार नाल की जो मध्य वाला पिछला भाग है उसको मस्क्यूलरिस कहते हैं। ठीक है, और आहार नाल की सबसे जो भीतरी परत होती है मेरे लाडलो, उसको बोलते हैं म्यूकोसा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाहरी पूछेगा तो सिरोसा, मध्य वाला पूछेगा तो मस्क्यूलियरिस, और भीतरी पूछेगा तो म्यूकोसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहार नाल कोष्टक में दिया है एलिमेंट्री कैनाल की अवकाशिका यानी ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत क्या है? तो दोस्तों अभी जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ कि भीतरी जो परत है मेरे लाडलो वह क्या है? म्यूकोसा है। ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है CO होता है। ठीक है, ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो ए राइट आंसर होगा। H2O जो है दोस्तों जल होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र या नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, सूत्र पूछा जाए भारी जल का रासायनिक सूत्र तो D2O होता है। क्या होता है मेरे लाडलो? D2O होता है। हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र D2O होता है। और जो भारी जल का रासायनिक नाम है दोस्तों, यह ड्यूरियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? तो दोस्तों आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, पहला पूछ सकता है कि 2 जगत वाला पूछ सकता है कि 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया, 3 जगत किसने दिया, 4 जगत किसने दिया, 5 जगत किसने दिया। तो मैं आपको सब विस्तार से बता दे रहा हूँ और इससे क्वेश्चन एक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बता दें कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव जो है दोस्तों वो व्हीटेकर, RH व्हीटेकर दिए थे, सॉरी व्हीटेकर। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा, वो भी राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, जो 2 जगत वर्गीकरण है वो कैरोलस लिनियस दिए थे, ठीक है। जो 3 जगत वर्गीकरण है दोस्तों अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। जो 4 जगत प्रणाली के जनक हैं वो कोपलैंड हैं। और जो 5 जगत है दोस्तों व्हीटेकर है, ठीक है, व्हीटेकर, RH व्हीटेकर, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेलोकाइलाइन डैश में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंध है। तो दोस्तों हेलोकाइलाइन जो है दोस्तों इसका जो संबंध है लवणता से संबंध है। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों द्रव रूप में जो है इसमें से ब्रोमीन पाया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर वहीं पूछा जाए कि वह एकमात्र धातु कौन सी है जिसका प्राकृतिक रूप द्रव है, तो वो जो है दोस्तों वो पारा है, मरकरी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वह एकमात्र धातु कौन सी है जिसका प्राकृतिक रूप द्रव है? तो द्रव में जो है दोस्तों पारा मरकरी पाया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और पारा का संकेत जो है Hg होता है, Hg, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक पानी में घुलनशील है? तो दोस्तों पानी में घुलनशील पूछ रहा है तो सोडियम ऑक्साइड होता है, यानी Na2O। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों सोडियम डाइऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है जो पानी में घुलकर क्षारीय विलयन यानी क्षार प्रदान करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा पानी में जल जो है घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी जो विटामिन है दोस्तों वो पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी ए, डी, ई और के ये वसा यानी फैट में घुलनशील होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो विटामिन है इसकी खोज फंक महोदय किए थे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों लाइक करते चलिएगा। मरुस्थलीय पादपों में बाहरी त्वचा पर डैश नामक मोटा मोमी आवरण उपस्थित होता है, तो वह क्या होता है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों क्यूटीन होता है। क्या होता है मेरे लाडलो? क्यूटीन होता है, ठीक है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। अच्छा रेनकाइमा जो होता है दोस्तों यह जलीय पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नारियल का बाहरी हिस्सा किस उत्तक से बना है? दोस्तों यह क्वेश्चन बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था 21,391 में। तो दोस्तों यह जो है स्क्लेरकाइमा का बना होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। जरूर इसको याद रखिए। देखिए नारियल हो गया मेरे लाडलो, तो ये नारियल हो गया, इसके बाहर जो एक परत होता है दोस्तों ये वाला जिसको हम लोग हार्ड बहुत होता है, ये जो है दोस्तों स्क्लेरकाइमा का बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो दोस्तों यह जो है वो मलेरिया होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अच्छा मलेरिया, दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों मलेरिया जो है वो किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो जो है दोस्तों तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? दोस्तों मलेरिया जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। और यह जो है दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस जस्ट अभी ऊपर ही बताया हूँ कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचालित होते हैं। तो यह जो है दोस्तों वो मल मौखिक मार्ग से। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर है। गंदे पानी से जो है दोस्तों ये रोग होते हैं। अतिसार से होने वाली मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो अतिसार से होने वाली मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है दोस्तों? तो निर्जलीकरण। यह जो है दोस्तों हम लोग के शरीर में पानी बिल्कुल कम हो जाता है।
निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों यह अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। तो बैक के लाइट का किया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। विद्युत सामग्री यानी स्विच, सर्किट आदि के सिरे किसके बने होते हैं? तो यह जो है दोस्तों वो पीतल के बने होते हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा और पीतल जो है मिश्र धातु है। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? मेरे लाडलो, जो रदरफोर्ड जो हैं इन्होंने परमाणु नाभिक की खोज की थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज के लिए अल्फा कणों का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फाइल में अल्फा कणों का एक किरण सोने की पन्नी पर केंद्रित किया था। सोने की पन्नी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों रदरफोर्ड को उनके परमाणु संरचना के सिद्धांत के लिए 1908 में जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में होने वाली परिवर्तन को डैश कहा जाता है। तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो क्या होती है दोस्तों? तो ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो यह जो है दोस्तों वो द्रव्यमान संरक्षण नियम के तहत। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। IUPAC का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म जो है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बियोर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। इसको याद रखिएगा। शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ। निम्नलिखित में से कौन जंतु जगत की सबसे बड़ा संघ है? तो आर्थ्रोपोडा है। ऑप्शन जो दोस्तों वो आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो दोस्तों न्यूटन का जो पहला गति नियम है इसको हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि न्यूटन के कुल 3 गति नियम है। ठीक है, पहला जो है मेरे लाडलो वो जड़त्व का नियम है, दूसरा जो है वो संवेग का नियम है, और जो तीसरा है वो क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन है। अच्छा, न्यूटन का तीसरा गति नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। दोस्तों नाव से कूदना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? तो तीसरा। दोस्तों चलना न्यूटन के किस गति नियम के कारण है? तो तीसरा। दोस्तों इक्का गाड़ी चलती है तो इसमें न्यूटन का कौन सा गति नियम लगता है? तीसरा। राइफल से गोली छोड़ना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? तीसरा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? तो तीसरा। ये सब याद रखिएगा। घर्षण बल डैश कार्य करता है। तो जो घर्षण बल होता है मेरे लाडलो, फोर्स होता है, वह बल की दिशा के विरुद्ध यानी विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे यशद उन कहा जाता है? तो यशद उन जो है दोस्तों वो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को कहते हैं और यह सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो जस्ता धातु को जलाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसे यशद पुष्प या फिलोसफर का ऊन भी कहा जाता है। किस परिघटना के कारण स्वच्छ आकाश नीला रंग का दिखाई देता है? तो दोस्तों स्वच्छ आकाश जो नीला वो प्रकाश का प्रकीर्णन के वजह से दिखाई देता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी सूर्य लाल जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यह प्रकाश के किस घटना के कारण संभव है? तो यह जो है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। फ्यूज हमेशा डैश जुड़े होते हैं। तो जो है दोस्तों वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जिस परिपथ को संरक्षित करना है उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, श्रेणी क्रम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है दोस्तों? तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। पोरकिंजे ने कोशिका के द्रव पदार्थों के लिए जीव द्रव्य शब्द किस वर्ष गढ़ा? तो यह जो दोस्तों 1839 में गढ़े थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो यह जो है दोस्तों वो सेल्यूलोज की बनी होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, तो यह जो है दोस्तों कवक की यह काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह जो है दोस्तों वो पेप्टिगोग्लाइकन की बनी होती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है वो प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, प्रोकैरियोट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। एक दूरी समय ग्राफ की ढलान को दर्शाती है, तो यह जो है दोस्तों वो गति को दर्शाती है, चाल को दर्शाती है। और आज का लास्ट प्रश्न, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या बतलाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे जो है दोस्तों, बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी एफ बराबर एफ क्या दिक्कत कर रहे हैं भाई, एफ बराबर एम गुणे ए। ठीक है, तो ये जो है न्यूटन का दूसरा है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। तो वह न्यूट्रॉन की खोज किसने की? मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज जे थॉमसन किए थे। जो प्रोटॉन है दोस्तों इसकी खोज जो है गोल्डस्टीन किए थे। और जो न्यूट्रॉन है दोस्तों इसकी खोज जो है वो कौन किए थे? चैडविक किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब किए थे? 1932 में। कब किए थे दोस्तों? 1932 में। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रोटॉन की जो खोज है जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ कि गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड किए हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो सबको पता है, जे थॉमसन किए हैं। कब? 1897 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जन धन आवेशित जो है कण है? तो यह जो है दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व जो है दोस्तों इसमें से अल्फा किरण है। ऑप्शन दोस्तों वो क्या होगा? वो सी राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। लेकिन वहीं बात करी जाए, रेडियोधर्मी तत्व अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन धन आवेश पूछ रहा है चूंकि, तो अल्फा किरण होगा। रेडियोधर्मिकता की खोज किसने की? दोस्तों रेडियोधर्मिकता की जो खोज है दोस्तों वो हेनरी बेकवेरल। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेडियोधर्मिकता का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो बेकरेल है। ठीक है दोस्तों, रेडियोधर्मिकता का एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ कि बेकरेल है। ऑप्शन दोस्तों वो क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और डेसिबल में क्या मापा जाता है? ध्वनि की आवृत्ति। निम्न को मिलाइए। आप लोग बताइए जो है दोस्तों कि जो एपी कल्चर होता है दोस्तों ये मधुमक्खी पालन होता है। जो शेरी कल्चर होता है दोस्तों ये वनवर्धन या रेशम कीट पालन होता है। जो विटी कल्चर होता है दोस्तों अंगूरों का खेती होता है। तो ए का 2 होगा, ए का 2 होगा, बी का जो है दोस्तों वो 3 होगा और सी का जो है दोस्तों वो 1 होगा। किसमें दिया है? ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। इसमें आप लोग देखिए ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग छापते चलिएगा। आनुवंशिकता का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल जो है दोस्तों इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों जो ग्रेगर जोहान मेंडल है दोस्तों इन्होंने मटर के पौधे पर शोध कार्य किया था। ग्रेगर जोहान मेंडल ने डैश पर शोध कार्य किया था। तो दोस्तों ये उद्यान मटर पे किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, आप लोग इसको छाप के रखिए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने
डैश के अध्ययन द्वारा आनुवंशिकी की सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आनुवंशिकी की जो सिद्धांत है दोस्तों वो मटर के पौधे पर जो है दोस्तों प्राप्त किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। इसको आप लोग छापते हुए चलिए। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि सभी पादपों और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। तो दोस्तों स्लाइडन और स्वान जो है दोस्तों इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, स्लाइडन और स्वान। द्विनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों यह जो है वो कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों द्विनाम पद्धति की खोज स्वीडिश वनस्पति शास्त्री और चिकित्सक कैरोलस लिनियस ने दी थी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने इस पद्धति को जीवों के वैज्ञानिक नामकरण के लिए विकसित किया, जिसमें प्रत्येक जीव के नाम में दो भाग होते हैं, पहला वंश और दूसरा जाति होता है। ठीक है दोस्तों, और वर्गीय यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। लिनियस ने द्विनाम पद्धति की अपनी अवधारणा को सबसे पहले किसमें प्रकाशित किया? काफी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह जो है स्पीसीज प्लांटेरम में किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, स्पीसीज प्लांटेरम। सूत्रकर्णिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के शक्तिगृह यानी पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि वे कहा जाता है दोस्तों क्योंकि एटीपी उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का शक्तिगृह डैश होता है। तो दोस्तों कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस जो है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और कोशिका की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक 1665 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह जो है इसकी खोज कब पूछ रहा है? तो 1857 में। और किसके द्वारा? तो दोस्तों स्वीडिश वैज्ञानिक जो है अल्बर्ट वान कोलिकर द्वारा। ऑप्शन दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। और काफी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कब? 1857 में। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है दोस्तों वह कार्ल बेंडा द्वारा दिया गया था। ऑप्शन दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। काफी इंपोर्टेंट है। कब दिया गया था दोस्तों? 1898 में। ठीक है, मानव कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है? तो दोस्तों प्रोटीन फैक्ट्री जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो राइबोसोम है। कौन है दोस्तों? राइबोसोम। दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हाँ जी, तो आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग साइंस के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों जो पहला प्रश्न है, थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है? तो दोस्तों थियोफ्रेस्टस को जो है दोस्तों वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, बोटनी। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों उन्होंने पौधे के वर्गीकरण और अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में पौधे की संरचना, वृद्धि, प्रजनन और उपयोग पर चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों जो बायोलॉजी है इसके जनक कौन है? तो दोस्तों अरस्तु जी हैं। कौन है दोस्तों? अरस्तु जी। दोस्तों जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों बी राइट आंसर होगा। काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेडिकल साइंस के फादर कौन है? आप लोग बताइए दोस्तों, चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों यह जो है वो हिप्पोक्रेट्स जी को जाना जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। आप सबको पता होगा दोस्तों कि जो न्यूटन महोदय हैं इनके 3 गति नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया तीसरा है। और इससे इस पर क्वेश्चन एसआई में पूछा गया था कि नाव से कूदना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? तो क्रिया प्रतिक्रिया। अगला जो है तो दोस्तों अरस्तु हैं। इनको आप लोग को पता होगा, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। चार्ल्स डार्विन जो है दोस्तों विकासवाद के सिद्धांत कौन दिए थे? दोस्तों चार्ल्स डार्विन दिए थे। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेवेरेनस किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अगर वही पूछा जाए कि बायोलॉजी के फादर कौन है दोस्तों, तो अरस्तु जी हैं। लेकिन वही पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों यह जो है वो लैमार्क और ट्रेवेरेनस किए थे। ठीक है दोस्तों, विकासीय जीव विज्ञान के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? मेरे प्यारे दोस्तों विकासात्मक जीव विज्ञान
क्या होता है दोस्तों, तो एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जो यह समझने का प्रयास करता है कि जीव कैसे बढ़ते और विकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों इसके जनक चार्ल्स डार्विन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, चार्ल्स डार्विन है विकासीय जीव विज्ञान के जनक। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित है? तो यह जो है दोस्तों ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक जो है वो चार्ल्स डार्विन जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों विकासवाद का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन दिए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा, वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इन्होंने कैसे बताया कि जो मनुष्य है बंदर से धीरे धीरे कैसे आधुनिक मानव में परिवर्तन हो गया, होमो सेपियंस में परिवर्तन हो गया। योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? तो यह जो है दोस्तों यह डार्विन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा और इसको याद रखिएगा। स्वस्थम की उत्तरजीविका यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन थे? तो यह जो है दोस्तों वो हर्बर्ट स्पेंसर थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यह जो है वो टेक्सोनॉमी कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है दोस्तों? कार्ल लिनियस हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी के जनक के रूप में कार्ल लिनियस को जाना जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, कार्ल लिनियस। जीवों के वर्गीकरण का आधुनिक तंत्र किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो यह जो है दोस्तों वो विकासवाद यानी सजातीयता के आधार पे है। ऑप्शन दोस्तों वो क्या होगा, वो ए राइट आंसर होगा। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को हम लोग दोस्तों ऑर्निथियोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन दोस्तों वो क्या होगा, लाडलो, वो भी राइट आंसर होगा। लेकिन और आपसे पूछा जाए कि हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो हर्पेटोलॉजी में सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है, जैसे केचुआ वगैरह का। दोस्तों जो एंथ्रोपोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों मानव विज्ञान का किया जाता है अध्ययन। दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी जो है दोस्तों इसमें आंखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और पक्षियों के जो पंख होते हैं वो समजातीय अंग के उदाहरण होते हैं। इसका मतलब है कि दोस्तों उनकी संरचना और विकास समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भले ही उनका कार्य अलग अलग होते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, और इसे कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1963 को इसको घोषित किया गया था। दोस्तों जो भारत के पक्षी मैन यानी बर्डमैन है वो सलीम अली हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके भी आप लोग याद रखिएगा। हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो दोस्तों हर्पेटोलॉजी जो है दोस्तों यह सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और इसी के अंतर्गत केचुआ का अध्ययन किया जाता है, मेंढक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था? तो यह जो है दोस्तों वह कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन था, जिसमें ऑक्सीजन दोस्तों ऑक्सीजन नहीं था। तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। उत्परिवर्तन के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए ह्यूगो डे व्रिस ने डैश के पौधे का उपयोग किया? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इवनिंग प्रिमरोज का प्रयोग किए थे। इवनिंग प्रिमरोज जो है एक पौधा होता है उसी का प्रयोग किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्राचीन उदाहरण का प्रयोग लैमार्क ने अपने उपार्जित लक्षणों और वंशानुक्रम के सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए किया था? तो यह जो है दोस्तों वो जिराफ का किए थे। ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, जिराफ। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह जो है दोस्तों वह जॉर्ज लेमैत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और दोस्तों यह जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो व्याख्या है वो बिग बैंग यानी महाविस्फोट सिद्धांत करता है। ऑप्शन दोस्तों वो क्या होगा, वो सी राइट आंसर होगा। रुडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेलुलर
पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने प्रखर तौर पर घोषणा की कि हर कोशिका दूसरी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो यह जो है दोस्तों वो 1855 में किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। रचनात्मक एवं कार्यकारी इकाई माता एवं भ्रूण के बीच का विकास कहलाती है। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जो है दोस्तों प्लेसेंटा बोलते हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका की खोज डैश द्वारा की गई थी। तो यह जो है दोस्तों वो पहले तो ये आप लोग ये ध्यान रखिए कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। और कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक किए थे 1665 ईस्वी में। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा, वो बी राइट आंसर होगा। लुई पाश्चर किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं थे, तो लुई पाश्चर जो है दोस्तों वो रेबीज के टीके की खोज के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने 1885 ईस्वी में की थी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उन्होंने खरगोश की रीढ़ की हड्डी से रेबीज वायरस को कमजोर करके टीका बनाया था। ठीक है दोस्तों, और एक बात और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिखाया कि कीड़वन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होता है, तो लुई पाश्चर ही किए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूध से दही जमना कीड़वन प्रक्रिया के कारण ही संभव हो पाता है। निम्नलिखित में से किसे पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, तो यह जो है दोस्तों वो एंटोन डी बैरी को जाना जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आनुवंशिकी का जो जनक है वो मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। आइंस्टीन जो है दोस्तों इन्होंने E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किया, यानी सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। लुई पाश्चर जो है दोस्तों वो किसके लिए जाने जाते हैं, अभी अब बताए हैं अभी आपको ऊपर। ठीक है दोस्तों, और जो डार्विन है इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। बीरबल साहनी अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए निम्न में के रूप में जाने जाते थे, तो यह जो है दोस्तों वह भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में बीरबल साहनी को जाना जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को डैश कहा जाता है, तो यह जो है दोस्तों वो फाइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। भारतीय परिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह जो है दोस्तों वो रामदेव मिश्रा जी को जाना जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो दोस्तों जो ब्लड होता है इसका पेज मान कितना होता है 7.4 होता है, और ब्लड ग्रुप की जो खोज है दोस्तों विलियम हार्वे किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो रक्त परिसंचरण की जो खोज है दोस्तों वो विलियम हार्वे किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इनको जरूर याद करिएगा और निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद। सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, दोस्तों ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो गोविंद खुराना जी हैं, इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों 1968 में मिला था। आप लोग को याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है किस लिए मिला था दोस्तों, तो जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में कार्य के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये हरगोविंद खुराना हो गए। चलिए इनको हटा दीजिए। नेक्स्ट है आइंस्टीन। देखिए दोस्तों इन्होंने जो आप लोग जानते होंगे E बराबर MC स्क्वायर, इन्होंने ही सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों इन्हें सैद्धांतिक भौतिकी खासकर जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए दोस्तों इन्हें 1921 ईस्वी में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए दोस्तों, और इन्होंने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और देखिए जो न्यूटन साहब थे, इन्हें जो है फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, यानी भौतिकी का पिता न्यूटन को भी कहा जाता है। दोस्तों ये क्या किए थे दोस्तों, तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। ये महान जो है थे भौतिकवाद थे और गणितज्ञ थे और ज्योतिष भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के 3 गति नियम है, तीनों आप लोग को याद होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गेदेकर जो मेंडल है, इन्होंने मटर के पौधे पे जो है प्रतिपादन किया था सिद्धांत, यानी आनुवंशिक के जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। एक प्रश्न से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो एड्स होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम,
ये आप लोग को याद रखना है। क्या रखना है दोस्तों? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस के कारण होता है। और देखिए दोस्तों, जो एड्स दिवस होता है वो हम लोग प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 1 दिसंबर को। देखिए दोस्तों, और एड्स से जो संबंधित जांच के लिए जो है एलिसा टेस्ट होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिसा टेस्ट एड्स की पहचान के लिए किया जाता है कि आपके अंदर एड्स है या नहीं है। देखिए दोस्तों, एड्स दिवस 1 दिसंबर हो गया। 16 सितंबर जो है मेरे प्यारे साथियों, इस दिन जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, या इसे कह सकते हैं समताप मंडल दिवस भी मनाया जाता है। हो गया। 23 दिसंबर को दोस्तों किसान दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे दोस्तों? तो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पे मनाया जाता है। 4 फरवरी को मेरे प्यारे साथियों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और कैंसर के जांच के लिए, उपचार के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? दोस्तों राइट आंसर इसका होगा वलियों को गिनकर। और ऐसे एग्जाम में पूछता है कि किसी वृक्ष के वलियों की संख्या 25 है तो उसकी आयु कितनी होगी? तो दोस्तों राइट आंसर 25 ही होगा, क्योंकि 25 ही, जितनी वलियों की संख्या होगी उतने ही वर्ष जो है वृक्ष की आयु होगी। नेक्स्ट, भोपाल में 1984 में, यानी 3 दिसंबर 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। कांस्टेबल से लेके और BPSC तक पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो मिथाइल आइसोसाइनेट होगा। राइट आंसर यही होगा। देखिए, जो नाइट्रोजन है दोस्तों, ये बल्बों में भरी जाती है। और नाइट्रोजन पूछता है दोस्तों कि संपूर्ण पृथ्वी में कितना है? तो 78% है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑक्सीजन पूछेगा तो 21% है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, जो हीलियम होता है मेरे प्यारे साथियों, वो जो उड़ते हैं गुब्बारे उनमें भरा जाता है। और वायुयान के टायरों में, यानी कि जो हवाई जहाज होती है उसके टायरों में भी जो है कौन सा गैस भरा जाता है? तो वो हीलियम। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप लोग को राइट आंसर करना है हीलियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, जो नाइट्रोजन होता है इसी के जो है आइसक्रीम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गैस में भरी जाती है ताकि गैस ना फटे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, और कहाँ? भोपाल। नेक्स्ट, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। अध्ययन से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, जो फूलों का अध्ययन है दोस्तों, पहले ऊपर से हम लोग देखेंगे। एपी कल्चर जो मेरे प्यारे साथियों है वो मधुमक्खी उत्पादन से। किससे? मधुमक्खी उत्पादन से। ठीक है भाई। पेडोलॉजी जो है दोस्तों, ये मिट्टी के अध्ययन से। किसके? मिट्टी से के अध्ययन से। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों के अध्ययन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेरिकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, हेरोडोटस को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं हिंदी का पिता। पाणिनि को कहते हैं हम लोग संस्कृत का पिता। और अरस्तु को कहते हैं जीव विज्ञान का जनक। यानी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। नेक्स्ट, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ये प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों RBC का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं। दोस्तों इसका जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन होता है। कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 120 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो मौत होता है वो कहाँ होता है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि RBC का मौत कहाँ होता है। और देखिए दोस्तों, जो धमनी है दोस्तों, ये क्या करता है? शुद्ध रक्त को जो है लेके जाता है हम लोग के अंदर। और जो सिराएं हो वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। नेक्स्ट, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आइए पहले अम्ल का पोस्टमार्टम कर ले। एसिटिक जो होता है प्यारे साथियों, ये सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरका में। आप लोग को कमेंट बॉक्स में सिरका का पीएच मान बताना है। सिट्रिक जो अम्ल होता है मेरे प्यारे साथियों, वो नींबू में पाया जाता है। और नींबू का जो पीएच मान होता है 2.2 होता है। और पीएच स्केल की जो खोज है वो सेरेंसन किए थे। तो चलिए पहले ये देख लीजिए। और मेथेनोइक जो अम्ल है दोस्तों, ये चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि पूछा जाएगा एग्जाम में कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है टार्टरिक अम्ल। प्यारे साथियों, जो टार्टरिक अम्ल है प्यारे साथियों, ये अंगूर में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दही। तो दही में जो है दोस्तों, दही क्या होता है? खट्टा होता है। तो खट्टा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर जो होगा लैक्टिक अम्ल होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? लैक्टिक अम्ल। थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है जो फेदोमीटर होता है दोस्तों, इससे मेरे प्यारे साथियों, फेदोमीटर से समुद्र का जो होता है ना,
क्या बोल रहा हूँ यार, किससे? फेदोमीटर। हाँ, तो देखिए दोस्तों, फेदोमीटर के बारे में बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, तो ये समुद्र की गहराई मापता है। क्या करता है? समुद्र की गहराई मापता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट भी बता दो, आगे भी बता दो भाई। बिल्कुल बताऊंगा आप लोग को। देखिए, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। बहुत बढ़िया। आडोमीटर जो होता है, ओडोमीटर दोस्तों, ये जो गाड़ी चलती है तो इसके जो है पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी मापा जाता है। दोस्तों, दूरी मापने का है, गाड़ी द्वारा चली गई पहियों की दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, पेरिस्कोप जो होता है मेरे प्यारे साथियों, ये जो है पनडुब्बी, आप लोग जानते होंगे, जो पानी में डूबी हुई वस्तु होती है ना, उसे उसे देखा जाता है, पेरिस्कोप से देखा जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन बचा? सिस्मोग्राफ राइट आंसर होगा, सिस्मोग्राफ। इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, भूकंपों का देश किस देश को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछता है एग्जाम में। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल है। देखिए, जूल है। और इस सब का भी बता दें हम, मैं इस सब का भी बता दे रहा हूँ अभी। देखिए, कैंडेला, तो दोस्तों ये ज्योति तीव्रता की माप है। कैंडेला ज्योति तीव्रता की माप कौन सी है? कैंडेला। देखिए दोस्तों, जो न्यूटन होता है दोस्तों, प्यारे साथियों, जो न्यूटन होता है वो किसका होता है? तो दोस्तों, न्यूटन बल का होता है। किसका होता है? बल का होता है, न्यूटन। और देखिए, जूल, जूल का मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? जूल का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कार्य का मात्रा क्या होगा? जूल ही होगा। आंसर होगा, वो होगा रेटिनॉल। देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन डी का जो आविष्कार किए थे वो हॉपकिंस किए थे। देखिए, और विटामिन का जो आविष्कार किए थे वो फंक महोदय किए थे 1911 ईस्वी में। इसे भी आप लोग को याद रखना है। और देखिए, विटामिन डी की जो कमी से दोस्तों रोग होता है वो रिकेट्स होता है, जो बच्चों में होता है। और जो वयस्कों में होता है, यानी जो यंग होते हैं उनमें होता है ऑस्टियोमलेशिया होता है पुरुषों में। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? देखिए दोस्तों, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे कम पूछ रहा है दोस्तों, तो सबसे कम जो था वो अरुणाचल प्रदेश का था। देखिए दोस्तों, और सबसे जो अधिक पूछेगा अगर आप लोग से, तो बिहार था। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए दोस्तों, 2011 की देखिए जनगणना के बारे में बात करते हैं। जो भारत में प्रथम जनगणना हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता भी है। और देखिए, भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और देखिए, स्वतंत्र भारत में जो है पहली जनगणना दोस्तों वो हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी। और देखिए, 2011 की जनगणना का जो थीम था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारी भविष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2011 के जनगणना आयुक्त जो थे वो सी चंद्रमौली जी थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, किसमें है कि जो है जनगणना होनी चाहिए? तो देखिए, भारतीय संविधान की धारा 246 है ना, उसके अनुसार देश की जनगणना कराने का जो दायित्व है वो संघ सरकार को है, यानी केंद्र सरकार को सौंपा गया है। ठीक है भाई। और देखिए, जो जनसंख्या घनत्व था अरुणाचल प्रदेश का वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो इसीलिए साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। और देखिए, ये भी पूछ सकता है कि सबसे साक्षरता में सबसे अधिक जो है कौन सा राज्य है? सबसे ऊंच वाला तो केरल है। कितना है? 94% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं। और सबसे कम पूछेगा तो अपना बिहार। बहुत दुख की बात है। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए, रक्त में निम्नलिखित में से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए, ये क्या होता है, तो इसके बारे में दोस्तों बात कीजिए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है रक्त में, जो इसका राइट आंसर होगा मेट हीमोग्लोबिन के जो है इससे होता है। और देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम रक्त में मेटहीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं, मेटहीमोग्लोबिन। देखिए, और देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण जो है हम लोग का जो रक्त होता है उस दोस्त साथियों वो रेड दिखाई देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों, सांभर झील है। कहाँ है भाई? तो ये राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। ये आप लोग को याद होगा। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और जो चिल्का झील है दोस्तों वो उड़ीसा में है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखिए,
विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों 15 नवंबर, तो ये देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी देखिए दोस्तों अहिंसा दिवस मनाते हैं। नाथूराम गोडसे हत्यारे ने महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में की थी, इसलिए इस दिन को हम लोग मनाते हैं अहिंसा दिवस। आगे देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। दोस्तों इसमें से कौन सा जो है बीमारी है वो मच्छर से नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों जो निद्रा रोग होता है ना वो नहीं होता है। देखिए निद्रा रोग जो है सेल्सी फ्लाई मक्खी जो होती है, फ्लाई मक्खी के द्वारा काटने से फैलता है। इस रोग में क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है ना अप्रभावित होता है, प्रभावित हो जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना, प्रभावित हो जाता है। आगे देखिए साथियों, वायुमंडल में प्रकाश के प्रचार का कारण है, क्या है कारण भाई? तो ये धूल कण है। क्या है? धूल कण। इसके बारे में भी डिस्कशन कर लें। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण धूल कण है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाली गैसों के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। इसी कारण इसका जो राइट आंसर होगा वो धूल कण होगा। आगे साथियों, निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं बने थे कभी भी? तो दोस्त देखिए साथियों इसके बारे में मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। देखिए बताता हूँ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि उस समय कौन वायसराय था। आप लोग को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राइट आंसर होगा, राजस्थान। आगे देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसने 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की थी? दोस्तों भगत सिंह। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।